जो लास्ट क्लास में डिस्कस करते थे क्लियर है सब लोग का? वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो कोप्लेनारिटी होगा तो क्या होगा, कोलिजन है तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये सब डिस्कस हो गया। अब देखो उसका जो नेक्स्ट पार्ट वेक्टर प्रोडक्ट की बात करोगे तो 3 पार्ट होंगे, तो 2 तो आप लोग जानते ही होंगे, स्केलर प्रोडक्ट या तो फिर डॉट प्रोडक्ट, सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, ट्रिपल प्रोडक्ट में वापस 2 आएंगे, एक होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इतने प्रोडक्ट्स के पार्ट होंगे हम लोग को वेक्टर्स में। तो सबसे पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो नाम में ही देखो ना स्केलर दिया, तो सीधी बात है कि जो हमारा आंसर आएगा वो कैसा आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए, राइट। डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर पहला कंसेप्ट है तो ए डॉट बी, ए डॉट बी की फॉर्मूला सब लोग आते ही, वो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी 2 वेक्टर के बीच में अगर आप लोग ट्रिपल अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, उन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, उन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब ये जो थीटा है दोनों वेक्टर के बीच में, उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। अगर सपोज कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों का ये वेक्टर का डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन हो गया, तो फिर आप डायरेक्टली थीटा नहीं ले पाओगे, इसको आपको एक्सटेंड करके उसका डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो फिर आप ये थीटा नहीं ले पाओ। अगर ये थीटा है तो आपको लेना पड़ेगा फाई माइनस थीटा, तो फिर आपको देगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा। ठीक है, बस ये ध्यान देना है। डायरेक्शन कहीं है ही नहीं, आंसर सीधी बात है कि स्केलर में आ जाने वाला है। इसी समय कोस थीटा की फॉर्मूला मिल जाती है। अगर मुझे कभी भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट ये सब चीज है, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। आप 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर लोगे। अच्छा, इससे ये भी पता चल जाता है कि अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आया तो फिर थीटा आपका एक्यूट एंगल होगा, और वही ए डॉट बी, क्योंकि ये तो नेगेटिव आ नहीं सकता, लेंथ है, तो नेगेटिव अगर कोई आ भी गया तो कौन आ सकता है, ए डॉट बी आ सकता है। ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल मतलब थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, तब कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, राइट। तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा तो थीटा एक्यूट होगा, या थीटा एक्यूट दिया हुआ है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 होगा, थीटा ऑब्ट्यूस दिया है तो ए डॉट बी लेस देन 0। इसमें अगर आप लोग को ये भी पता चल गया, अगर ये फॉर्मूला कोस थीटा ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, थीटा अगर 90 हुआ तो एक्यूट ऑब्ट्यूस तो कब होगा पता चल गया। अगर थीटा 90 हुआ तो कोस 90 होगा, थीटा 90 होगा तो इसका क्या मतलब होगा, ए डॉट बी। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है उनका डॉट प्रोडक्ट को 0 प्रूव करना। उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो कंफर्म हो जाएगा कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। जैसे 2D के अंदर अगर मुझे कभी भी 2 लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो उसको चेक करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, स्लोप का प्रोडक्ट माइनस बनाना चाहिए। वैसे वेक्टर के अंदर 2D हो या 3D हो, जब भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे, ए डॉट बी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जब आप लोग डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास, क्योंकि हम नॉर्मल जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरा वेक्टर ए वेक्टर
अगर A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप है और B वेक्टर A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप है और मैं अगर A और B के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो A1 A2 तो स्केलर क्वांटिटी है, उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में होगा? I का I के साथ, I का J के साथ, I का K के साथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि I डॉट I का आंसर 1 होने वाला है, Q1 होने वाला है, बिकॉज I और I का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I का मैग्नीट्यूड 1, I का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच में एंगल बन ही नहीं रहता थीटा 0 डिग्री, क्योंकि सेम है कोइंसिडेंट, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, बट बाकी कितने भी होंगे सारे 90 डिग्री बनाते हैं, I और J एक्स और Y एक्सिस पे, I और K एक्स और Z एक्सिस पे, तो सारे एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो बाकी जितने भी है फिर वो I डॉट J होगा तो भी 0 होगा, I डॉट K होगा तो भी 0 होगा, J डॉट K होगा तो भी 0 होगा। अगर स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से A डॉट B बोलो या B डॉट A बोलो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें डायरेक्शन है ही नहीं, राइट। फिर किसी भी सेम वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए A डॉट A, तो क्या हो जाने वाला है? A का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा तो 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1। ये बहुत बार काम आएगा, ऐसी जगह पर काम आएगा जब आप लोगों को किसी का मैग्नीट्यूड ढूंढना हो और वेक्टर दिया ना, वेक्टर दिया हो और मैग्नीट्यूड ढूंढना है तो फिर डायरेक्टली लेंथ निकाल लूंगा, बट मैग्नीट्यूड नहीं दिया है और फिर भी मुझे मतलब वेक्टर नहीं दिया फिर भी मुझे उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तब आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके बताऊंगा, बट ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखिएगा। A डॉट A किसके बराबर देगा? A का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। फिर इसका एप्लीकेशन अगर देखें तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए बेसिकली मुझे किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर पे फाइंड करना है। प्रोजेक्शन हम किसको बोलते हैं? तो बोलिए आप लोगों का कोई एक A वेक्टर है, ये B वेक्टर है ना। जब इस वेक्टर का अगर शेडो गिरेगा इस वेक्टर पे, तो बस मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा जो शेडो अगर यहाँ पर ग्राउंड पे अगर गिरता है तो मेरा शेडो का जो लेंथ होगा ना वो मेरा प्रोजेक्शन है, वो मेरा प्रोजेक्शन होगा। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये आप लोगों का O है और ये आप लोगों का M है, तो OM का जो लेंथ है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। इसको क्या बोलेंगे? OM को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर A, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। अब मुझे ये फाइंड करना है OM का लेंथ, तो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये थीटा ले लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री अगर अप्लाई कर तो व्हाट इज cos थीटा? OM अपॉन A का मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ, ठीक है। आपको OM ढूंढना है तो OM क्या हो गया? A का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा, और A और B के बीच में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या होगी? A डॉट B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। A का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा किसके बराबर है? OM के बराबर है। तो A का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा को मैं रिप्लेस करता हूँ OM के साथ, B मैग्नीट्यूड ऐसे ही देगा, उसको जिस तरह शिफ्ट कर लो तो आप लोग को OM मिल गया, जिसके बराबर हुआ A डॉट B डिवाइडेड बाय B का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कि अगर मुझे दो वेक्टर दिया जाए, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन फाइंड करना तो आप क्या करोगे? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके जिस पे आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो फिर प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A क्या होगा? अगर यहाँ से अगर मैं सर्कुलर ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा? A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है। इस तरह से किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड कर सकते हो। एक तो ये उसका एप्लीकेशन आएगा, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं बट फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ते हो, है ना। बट आप लोगों को मैथ्स में मेरी तरफ से दो ही एप्लीकेशन पूछते हैं नॉर्मली, प्रोजेक्शन पूछेंगे आप लोगों को और सेकंड आप लोगों को पूछेंगे कंपोनेंट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो A वेक्टर लिखते हैं हम लोग A1 I के प्लस B1 J के प्लस C1 K के, उसमें A1 B1 C1 क्या है? सारे डायरेक्शन में उसके प्रोजेक्शन क्या है? सारे डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे उसके प्रोजेक्शन। जैसे हम 2D में अगर मैं आपको एक्सप्रेस करूं
तो अगर यहाँ पर मेरे पास अगर A1 या x, y है तो इस OA और इस पॉइंट को अगर मैं A नाम देता हूँ, व्हाट इज OA वेक्टर? OA वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? xij प्लस yj। अब ये भी एक्स एक्सिस पे एक वेक्टर ही जिसके ऊपर I यूनिट वेक्टर है। अब मैं यहाँ से अगर एक प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो लेंथ आएगा वो लेंथ किसकी इक्वल होगा? x की। लेंथ किसकी इक्वल होगा? x का। जो x है वो इस वेक्टर का क्या हो गया? प्रोजेक्शन। और यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लेंथ कितना होगा? y। तो y क्या हो जाएगा? इस वेक्टर का y एक्सिस पे प्रोजेक्शन। तो I कैप के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो x एक्सिस के ऊपर का प्रोजेक्शन है। J कैप के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो y एक्सिस के ऊपर का प्रोजेक्शन, और K कैप के साथ जो होता है कोएफिशिएंट वो z एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। तो ये जो A1 B1 C1 है बेसिकली वो क्या है? सबके सब प्रोजेक्शन रिस्पेक्टिवली x on x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। और वो जो A1 I कैप होता है, प्रोजेक्शन इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रोजेक्शन इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कंपोनेंट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। कंपोनेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर और प्रोजेक्शन स्केलर क्वांटिटी। तो A1 B1 C1 आपका प्रोजेक्शन है, बट A1 I कैप जो है वो कंपोनेंट है। इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू z। इसके 3 कंपोनेंट x y z के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में A1 I कैप उसका कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट को जोड़ के हमने पूरा एक वेक्टर बनाया हुआ, राइट? ये x एक्सिस का कंपोनेंट, ये y एक्सिस का कंपोनेंट, ये z एक्सिस का कंपोनेंट। अगर x y z की एक्सिस का कंपोनेंट पूछे तो वेक्टर से मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर मुझे कोई वेक्टर दे कि भाई r वेक्टर है 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, इसके कंपोनेंट बताइए, मैं बोलूंगा 2i कैप विथ x एक्सिस माइनस 5j कैप प्लस y एक्सिस 6k कैप विथ z एक्सिस। तो कुछ नहीं करना है, बट आप लोगों को एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट फाइंड करना है। x y z के रिस्पेक्ट का कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो फिर आप कैसे करोगे? जैसे ये हमारा A वेक्टर है, ये हमारा B वेक्टर है, मुझे A वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए B वेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो हम सबसे पहले तो वहां से एक प्रोजेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट भी फाइंड करने के लिए आप लोगों को उसके प्रोजेक्शन को डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई, मतलब यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये 2i कैप है क्या? बेसिकली 2 क्या है? I कैप क्या है? डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो आपको कंपोनेंट के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो वही चीज यहाँ करेंगे। अगर मुझे A वेक्टर का B वेक्टर पे कंपोनेंट चाहिए तो मुझे A वेक्टर का B वेक्टर पे सबसे पहले तो प्रोजेक्शन चाहिए होगा, राइट? तो पहले तो मुझे ये OM चाहिए होगा, और अभी हमने पता किया कि OM कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये बोर्ड में थियरी भी पूछते हैं कि A वेक्टर का B वेक्टर पे कंपोनेंट निकाल के दो, तो आप सबसे पहले क्या निकाल के दोगे? उनको प्रोजेक्शन। तो आप डायरेक्टली मत लिख लेना क्योंकि वहां पर उसके मार्क्स नहीं है, राइट? तो पहले OM निकाल लूंगा, बाजू में जो किया उससे। तो OM कितना आया मेरा? A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब ट्राइंगुलर लॉ के हिसाब से इस A वेक्टर के 2 कंपोनेंट है B वेक्टर पे, कौन कौन से? ट्राइंगुलर लॉ से अगर आपको A वेक्टर को लिखना तो क्या लिखोगे आप? A वेक्टर इक्वल टू OM प्लस MN, है ना? A वेक्टर किसके बराबर? OM वेक्टर प्लस, ये आपका रिजल्टेंट होगा, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो OM वेक्टर प्लस MN वेक्टर। तो इस A वेक्टर के 2 कंपोनेंट हो गए, एक OM वेक्टर और एक MN वेक्टर। एक OM वेक्टर है, एक MN वेक्टर। वो OM वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? तो OM वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये रहा होगा, तो A डॉट B डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो B के यूनिट वेक्टर को कैसे लिखोगे? B कैप ना प्लस MN वेक्टर। अब MN के बारे में अपने को कुछ नहीं पता, बट हमें ये तो पता है ना कि MN वेक्टर क्या हो जाएगा। अगर मुझे जब कंपोनेंट फाइंड करना होगा वेक्टर मुझे दिया ही जाएगा, जिसका कंपोनेंट फाइंड करना वो गिवन होगा, और जिसपे फाइंड करना वो भी गिवन होगा। तो आपको दिया क्या होगा? A वेक्टर गिवन होगा,
बी वेक्टर गिवन होगा और कुछ नहीं दिया होगा और उसके ए वेक्टर पे बी वेक्टर पे दोनों कंपोनेंट फाइंड करना होगा। तो मुझे ओएम तो पता चल ही गया, तो एमएन क्या हो जाएगा, ए में से इसको माइनस कर लूंगा तो जो बचा हुआ आप लोग का एमएन हो जाएगा। तो एमएन वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू बी कैप। बी कैप का मतलब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो नीचे बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ये उसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, ये उसका दूसरा मतलब बेसिकली एक ही कंपोनेंट फाइंड करना, दूसरा कंपोनेंट के लिए तो वेक्टर में से पहला कंपोनेंट माइनस कर लो तो जो बचा वो दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया। और ओएम वेक्टर अगर पूरा लिखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू बी वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर जो आपको क्या देगा, डायरेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये उसका दूसरा कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, इसके रिस्पेक्ट में बी के रिस्पेक्ट में। इतना ठीक है। तो अगर आपको कभी भी प्रोजेक्शन या कंपोनेंट फाइंड करने को पूछा जाए तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्शन इज स्केलर क्वांटिटी, कंपोनेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं ना, उसको वेक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल कब यूज होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होते हैं, सर्कुलर और लाइन है, तो सर्कुलर है, बट आप लोगों का उसका आई कैप और जे कैप और के कैप उसके वेक्टर्स है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड कभी भी सुनते हो आप लोग, पढ़ते हो तो आई कैप, जे कैप और के कैप की बात हो रही है। क्लियर है? ठीक है, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। और मुझे अगर आप पूछोगे सर 12th के पूरे सिलेबस में इजी चैप्टर्स कौन कौन सा, मुझे लास्ट में अगर करना, मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, मुझे लास्ट में अगर कुछ पढ़ना है जिससे मेरा एटलीस्ट बोर्ड निकल जाए, थोड़ा बहुत जेडबल में ठीक ठाक हो जाए एटलीस्ट 12th के सिलेबस का, तो आपके सबसे इजी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है वेक्टर। ये इसलिए इसमें टफ क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर कोई टफ क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले को पता है कि इसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे अपने क्या पूछा है, इसलिए इसमें पूछते ही नहीं। इसमें बहुत सिंपल सी चीजें पूछते हैं। ये आपका आज की क्लास में पूरा वेक्टर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं वेक्टर, ये स्केलर प्रोडक्ट खत्म, बस इतना आता है स्केलर प्रोडक्ट, इतना ही थोड़ा सा वेक्टर प्रोडक्ट में, इतना ही थोड़ा सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो कुछ ही नहीं। तो वेक्टर इन 3D कंपैरेटिवली इजी होता है, बाकी वो डिटरमिनेंट वगैरह तो इजी है, राइट। मैट्रिसेस दिखने में इजी लगता है, बट अगर सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं जैसे एडवांस में पूछते हैं, हिलते ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या पूछ रहे हैं, राइट। हाँ, जेडब्ल्यू मेंस लेवल पे इतने टफ नहीं आते हैं तो वो भी आप इजी में गिन सकते हो, पर ये जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा नहीं होता। हाँ ठीक है, 10 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन में फंसेंगे,
उतना तो ठीक है, उतना तो होना भी चाहिए JEE में, बट अब डेफिनेट में कैसे 10 में से 7 में फंस जाते थे, ऐसा नहीं है यहाँ पर, है ना। PNC में 10 में से 4 में फंसते थे, तो वैसा नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लोगे, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्कोरिंग होता है, आराम से निकाल लोगे इसको। जैसे आप लोगों को टेंशन से तो नहीं, बट हाँ, ये कंपोनेंट ऑफ A on B है, कंपोनेंट ऑफ A on B, कंपोनेंट ऑफ B होने पूछेंगे तो A dot A होगा B डॉट A अपॉन A का मैग्नीट्यूड इनटू A कैप, और B में से वो पार्ट माइनस कर लूंगा तो उसका दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। और एक का दूसरा इक्वल है तो दूसरे का पहले फिर पता चलेगा। अब आप लोगों को बोर्ड लेवल में जैसे क्वेश्चन बोलेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालो I प्लस J प्लस K वेक्टर ऑन I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे। अब पता है कि इसका प्रोजेक्शन अगर इस वेक्टर पे निकालना है तो प्रोजेक्शन ऑफ, अगर इसको मैं A वेक्टर बोल दूं, इसको मैं B वेक्टर बोल लूं, तो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो आप क्या बोलोगे? A डॉट B अपॉन B। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? I डॉट I 1, बाकी I डॉट J 0, I डॉट K भी 0, J डॉट I 0, J डॉट J माइनस J डॉट K 0, K डॉट I 0, K डॉट J 0, K डॉट K 1 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 3, तो 1/√3, ठीक है। हमें दिया हुआ है दो वेक्टर, हमें बोला है कि एक वेक्टर है आप लोगों का CXI वेक्टर माइनस 6J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर, और दूसरा वेक्टर है XI कैप प्लस 2J कैप प्लस 2CXK कैप। और बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C such that for all x, x भी कोई स्केलर क्वांटिटी होगा बट एक रियल वैल्यू है, for all x these two vectors make obtuse angle with each other। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ अगर obtuse angle बना रहे हैं तो C की पॉसिबल रेंज क्या है? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा? अगर ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, तो हमारा A डॉट B को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। अब अगर इसका और इसका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा A डॉट B, तो क्या क्या आएगा? CX² आएगा माइनस 12 आएगा प्लस 6CX आएगा, बाकी तो I डॉट K, J डॉट K वो सब तो जुड़े हो जाने वाला है, और इसको होना है लेस देन 0। सही है। आपको रेंज किसकी फाइंड करनी है? C की। ये क्या मिला आपको? क्वाड्रेटिक। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? उसका आंसर हमेशा क्या चाहिए? कौन सा ग्राफ? एक्स के नीचे आएगा तभी वो नेगेटिव देगा, इसकी कंडीशन A मतलब x² का कोएफिशिएंट, तो C को क्या होना पड़ेगा? और डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? इसके रियल रूट होंगे ही, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? B² माइनस B कौन है? 6C, तो उसका स्क्वायर B² माइनस 4 इंटू A इंटू C, C कितना? -12, तो माइनस माइनस प्लस 12 कर दिया जाए, और इसको क्या होना है? लेस देन 0। करेक्ट, राइट। इसमें से जितना कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लेते हैं। 12C कॉमन है, तो 12C कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3C प्लस 4 इज लेस देन 0। नंबर लाइन वेरिएबल में यूज करते हैं कौन से दो रूट्स? 0 एंड -4/3। असेंडिंग ऑर्डर -5, तो पहले -4/3 फिर 0, 0 से बड़ी वैल्यू रखा तो दोनों ही पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए लेस देन 0 तो ये वाला होगा, बट आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा? इसका
इंटरसेक्शन, यहाँ पर c लेस देन 0 है तो 0 से सारी छोटी वैल्यू, तो इसके साथ अगर इंटरसेक्शन होगा यही आ जाएगा, जिसका कि इस दोनों के बीच में अगर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो c की जो रेंज होगी वो -4/3 से लेके 0 के बीच। और अगर समझ आया ना, इसमें अगर एक्यूट एंगल दिया हो तो आंसर में क्या फर्क पड़ता है, यहाँ ग्रेटर देन 0 लेते हैं, अपवर्ड पैराबोला बनता है, c को ग्रेटर देन 0 होना पड़ता, बट d को तो c ग्रेटर देन 0 होता तो फिर आपका आंसर 0 से लेकर है ना। ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो लेस देन 0, एक्यूट एंगल होगा तो ग्रेटर देन 0। सब यहाँ पर बोला है कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। क्वेश्चन सुनिए क्या बोला गया है, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट। जैसे बोला वेक्टर कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट वेक्टर की बात हो रही है, कंपोनेंट पार्ट की बात हो रही है। ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अलोंग एंड परपेंडिकुलर। अलोंग एंड परपेंडिकुलर मतलब ये अलोंग है, ये perpendicular along and perpendicular to non-zero vectors 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। मतलब इधर की क्या पूछा, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे कंपोनेंट, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे कंपोनेंट होते हैं। अगर डायग्राम बनाऊंगा तो ये मेरा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इस वेक्टर पे फाइंड करना है जो क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो अलोंग द वेक्टर बी होगा, कंपोनेंट अलोंग वेक्टर बी। तो क्या बोलूंगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 12 डिवाइड बाय क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 4 3 9 का स्क्वायर रूट 3 और उसका स्क्वायर करना है उसका। और ये बी का मैग्नीट्यूड अगर इसको मैं डायरेक्ट कर लेगा तो बी का यूनिट वेक्टर को क्या लिखोगे, बी वेक्टर अपॉन तो नीचे तो मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर कौन सा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। 12 plus 3 15, 15 plus 4 19, so 19/9 into 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये पहला कंपोनेंट हो गया। उसका दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है कौन सा होगा, प्रोजेक्शन अलोंग परपेंडिकुलर टू बी। तो क्या करूंगा, प्रोजेक्शन टू बी होगा तो ए वेक्टर कितना है आप लोगों का 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। उसमें से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे 38 बाई है ना, ब्रैकेट ओपन करूंगा 38/9i कैप प्लस 19/9 j कैप प्लस 38/9 k कैप। ठीक है, इस वेक्टर में से अगर इसको माइनस करूंगा तो जो मिलेगा वो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो कंपोनेंट फाइंड करने का क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, एक्यूट ऑब्ट्यूज वाली बात हो सकती है।
आप लोगों को देखो इक्वेशन इस तरह से दिया है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A of 1, 0, 1 to the line through the point B of 2, 3, 4 and C of -1, 1, -2। मुझे इस पॉइंट का इस लाइन पे जो लाइन इन दोनों से पास होता है, लाइन थ्रू द पॉइंट B of 2, 3, 4 है C of -1, 1, -2। एक तरह से ये आप लोगों का BC है, जहाँ पर B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 1, -2 और C का कोऑर्डिनेट B दिया हुआ है 2, 3, 4 और C दिया हुआ है -1, 1, -2। यहाँ पर आपका कहीं पर पॉइंट होगा A पॉइंट 1, 0, 1। आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अब 2D होता तो डायरेक्टली फॉर्मूला थी, पॉइंट से लेकर लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3D है। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ये वापस आप लोग देखोगे तो इंटरसेक्टर बीच को अगर कुछ नाम दे दो, सपोज एम दे दो, तो मुझे एम का लेंथ फाइंड करना है। अगर मुझे एम वेक्टर मिल जाए तो मैं उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लूंगा तो काम हो जाएगा। तो यहाँ तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, 3D है ये तो फिर आप क्या करोगे इस केस में? आपको कैलकुलेट करके एम वेक्टर निकाल लेना है। अगर एम वेक्टर निकाल लिया तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका लेंथ दे देगा और वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो एम का मतलब क्या हो गया? अगर मैं बी से लेके ए को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं बी से लेके ए को ज्वाइन कर दूं तो एक तरह से ऐसा हो गया कि एम जो है वो बी ए वेक्टर का बीसी वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। ये प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन ये भी प्रोजेक्शन का बी ए वेक्टर का बीसी वेक्टर पे प्रोजेक्शन है, बट आपको प्रोजेक्शन की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, ये फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ेगी, बट ये फाइंड नहीं करना आपको। फाइंड तो क्या करना है? एम का है, और एम क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली? ए बी वेक्टर का बीसी वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जिसके आपको कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा, पहले नाम कहीं पर भी नहीं है कंपोनेंट, बट मुझे पता चल रहा है कि तो कंपोनेंट ढूंढूंगा तो मुझे लेंथ मिल जाएगा, और उसके लिए आपको ए बी वेक्टर तो मिल जाएगा। अब मतलब बी ए वेक्टर, सो ए बी वेक्टर ने बी ए वेक्टर कैसे निकालोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या लिखोगे? आई के प्लस के के माइनस 2i के प्लस 3j के प्लस 4j के, राइट। और इसको माइनस से तो क्या हुआ? माइनस आई के माइनस 3j सही है। अब बी ए वेक्टर हो गया। अब आप लोगों का बी ए वेक्टर का कंपोनेंट, पहले तो ये वाला फाइंड कर लेते हैं, कंपोनेंट अलोंग वाला। तो कैसे निकालेंगे? बी एम वेक्टर निकालना है, तो बी एम वेक्टर कैसे निकालूंगा? पहले बी एम का लेंथ का मतलब कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो पहले एक बीसी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, जो 2i के प्लस 3j के प्लस 4j के। तो क्या होगा ये? माइनस 3i के माइनस 2j के माइनस 6k के, ठीक है। अब बी एम वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 प्लस 18 डिवाइडेड बाई बीसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 9 प्लस 4 प्लस 36 मतलब 49 का स्क्वायर रूट 7 उसका स्क्वायर 49 इंटू क्या? बीसी वेक्टर है इंटू क्या? बीसी वेक्टर का माइनस 3i के माइनस 2j के माइनस 6k सही है। 18 प्लस 6 24 प्लस 3 27। तो बी एम वेक्टर आ गया आप लोगों का 27/49 इंटू माइनस 3i के माइनस 2j के माइनस 6k। ये बी एम वेक्टर है, पर आपको बी एम वेक्टर नहीं चाहिए था, आपको तो क्या चाहिए था? ए एम वेक्टर। तो ए एम वेक्टर कैसे निकालोगे? बी ए वेक्टर था, इसमें से इसको माइनस कर लूंगा तो मुझे कौन सा वेक्टर मिल जाएगा? एम ए वेक्टर। कौन
सा वेक्टर मिल जाएगा MA वेक्टर। MA वेक्टर का क्या फाइंड कर लेंगे फिर आप लोग को ले बताया। तो पहले कंपोनेंट वर्ड नहीं है कहीं पर वेक्टर में, बट इनडायरेक्टली आपको कंपोनेंट ढूंढना पड़ता होगा इसका लिस्ट नहीं कर। लेंथ के लिए डायरेक्ट वो प्रोजेक्शन निकाल के पाइथागोरस बताइए। लेंथ के लिए प्रोजेक्शन निकाल के पाइथागोरस, मतलब ये आप लोग लेंथ निकाल लो, उसके बाद आप लोग पी ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो और उसके बाद पाइथागोरस लगा लो। ये भी करेंगे तो बी ए वेक्टर का आप लोग को लेंथ निकालना पड़ेगा, तो फिर वो माइनस करने की जरूरत है। तो डायरेक्टली ठीक है एक स्टेप वो एम वेक्टर नहीं निकाल पाएगा। कैसे पूछा है कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड सी, देन फाइंड ए वेक्टर प्लस मतलब फाइंड, पहले तो क्या दिया ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है। आप लोगों को पता फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर व्हेन the angle between B and C, angle between B and C is given pi by 3, is given pi by 3, and A vector is और एक रिलेशन क्या दिया, A vector is perpendicular to the plane of B and C। समझते हो? A vector is perpendicular to plane of B एन सी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो बी और सी जिस प्लेन पे रहते हैं उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है, ये सपोज प्लेन है, इस प्लेन के अंदर तो बहुत सारे वेक्टर्स लाई करते होंगे, राइट, और जिस प्लेन के साथ ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर जो है उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। सपोज ये आप समझ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो अगर ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो सीलिंग होगा, ये कौन सा प्लेन हुआ, xy प्लेन। उस xy प्लेन पे कितने वेक्टर्स होंगे, इनफाइनाइट, और z एक्सिस जो है मतलब k जो होगा वो उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब k होगा वो xy प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबके साथ परपेंडिकुलर, सबके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 0, क्योंकि xy प्लेन पे जो भी वेक्टर्स होंगे उसमें सिर्फ i कैप और j कैप होने वाले हैं। i कैप और j कैप को जब भी आप k के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो अगर कभी भी आप सुनते हो कि ये वेक्टर इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, इसका तो प्लेन के अंदर होने वाला है वो हर इनफाइनाइट वेक्टर के साथ भी वो परपेंडिकुलर है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ पर दिया है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर जिस प्लेन पे लाई करते हैं उस प्लेन के साथ वो परपेंडिकुलर, तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये दे दिया है कि आपका ए डॉट बी 0 है एंड ए डॉट सी भी 0 है। क्लियर है ना? प्लेन के साथ अगर परपेंडिकुलर है तो उस प्लेन के अंदर होने वाले हर वेक्टर के साथ भी वो परपेंडिकुलर होगा, तो फिर डॉट प्रोडक्ट को क्या होना पड़ता होगा, तो ये गिवन है। अगर डायरेक्टली नहीं किया तो ये इनडायरेक्टली आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन उससे पता चल रहा है, ये दिया हुआ है और ये फाइंड करना है और ये दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था जब हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कि जब आपको वेक्टर ना दिया जाए, जैसे एबीसी मुझे नहीं पता है बट मुझे फिर भी उनका एडिशन का मैग्नीट्यूड ढूंढना है, तब आप लोगों को काम आएगी ये वाली प्रॉपर्टी। ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाऊंगा कि भाई मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है और मुझे ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं। व्हाट इज ए डॉट ए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 दिया हुआ है, तो 1 प्लस ए डॉट बी 0 दिया हुआ है, प्लस ए डॉट सी 0 दिया हुआ है। अब बी पे पहुंच गया, बी डॉट ए डॉट बी 0 है तो बी डॉट ए भी 0, बी डॉट बी 1, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1, बी डॉट सी, बी डॉट सी 0 नहीं है, बी डॉट सी तो पता ही नहीं है, बट बी डॉट सी पता कर लेंगे क्योंकि बी और सी के बीच का एंगल दिया हुआ है, कर लेंगे। फिर सी डॉट ए वो 0, सी डॉट बी नहीं पता, बट सी डॉट सी 1 वो भी नहीं है, सी डॉट सी तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, करेक्ट। सॉरी सी भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर करना, तो सी है, ए बी सी तीनों ही परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो सी का मैग्नीट्यूड भी 1 दिया हुआ है, तो सी का मैग्नीट्यूड 1 है तो ए भी 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, बी डॉट सी और सी डॉट बी एक ही होता है तो ट्वाइस कर लो, और बी डॉट सी के फॉर्मूला बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो बी का मैग्नीट्यूड 1, सी का मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, थीटा कितना दिया है 5/2 तो 60 डिग्री, और 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 और 2 e प्लस 1, ये a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, तो आपको a प्लस b प्लस का मैग्नीट्यूड दिया है तो स्क्वायर रूट लोगे तो हमें जब वेक्टर ना दिया जाए और उसका लेंथ फाइंड करना हो तो इसको यूज करना होगा, इससे काम बन जाता होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोले कि एक पैरेललोग्राम है, उसके एडजेसेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसके एडजेसेंट वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, तो फिर एक कंडीशन दे दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पूछा कि इसका इंटरप्रिटेशन, इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा इस कंडीशन का। If A and B are adjacent vectors of parallelogram and if A plus B का magnitude equal to A minus B का magnitude, then what is the geometrical interpretation of this condition? इसका geometrical interpretation क्या हो गया, क्या बोलना था, क्या हो गया, मतलब क्या हुआ इसका इंटरप्रिटेशन, ए और बी अगर है तो इसका डायगोनल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड का लेंथ सेम दिया, तो मतलब क्या बोल रहा है डायगोनल का लेंथ सेम है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल का लेंथ सेम है तो पैरेललोग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंटरप्रिटेशन ये है कि इस कंडीशन के पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। बस उस टाइम पर ये पता नहीं कि डायगोनल है, जैसे ये भी पता नहीं कि डायगोनल होगा तो उसका डायगोनल का लेंथ सेम हो गया तो फिर ये रेक्टेंगल बन गया आप लोगों का। If A vector plus B vector plus C vector is equal to 0 vector, A plus B plus C का एडिशन आप लोगों को 0 वेक्टर दिया हुआ है, A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट, B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट, C का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 यूनिट, तो पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है, एंगल किसके बीच में फाइंड करना है, ए और बी के बीच में, तो आपको क्या लग रहा है कैसे करें, ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड आपके पास है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, क्या करें,
क्या नहीं चाहिए आपको? सी, एंगल किसके बीच में फाइंड करना है? और ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है ना? ए और बी मुझे चाहिए, सी नहीं है तो सी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। ए प्लस बी इक्वल टू माइनस, दोनों साइड सी वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ। अरे किससे? आप ही बताओ। अगर ये कंडीशन समझ आई, ये करने का रीजन क्या? तो मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे सी नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा? सी को अगर मुझे हटाना है तो सी डॉट सी मुझे पता चल जाएगा मोड सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर सी हट जाएगा, राइट? तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर लूंगा। ये तो कर ही सकता हूँ। और सी वेक्टर से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इस तरफ तो क्या जाएगा? सी डॉट सी, मोड सी का होल स्क्वायर। और इस तरफ ए डॉट सी मत करना, वापस सी नहीं, ए और सी के बीच के एंगल नहीं पता, बट सी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? माइनस ए प्लस बी से। सी को मैं माइनस ए प्लस बी से रिप्लेस तो कर ही सकता हूँ, राइट? और वो ए प्लस बी, अब माइनस माइनस कैंसिल कर लेते दोनों साइड। अब यहाँ पर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। और वो ए डॉट बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सारी वैल्यू पता है, ये 9, ये 25, ये 34 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 30 ना, और सी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 34 50, 30 डिवाइड में जाएगा तो 1/2, तो cos थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा इक्वल टू ऐसे डायरेक्टली दोनों से मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते। फर्स्ट स्टेप में अगर हम ऐसे दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले, तो अगर मैग्नीट्यूड ले लिया तो वो ए और बी में पैरेललोग्राम वाला रेक्टेंगल कैसे होगा? ए प्लस बी और यहाँ पर माइनस सी का मैग्नीट्यूड लेंगे, चलो माइनस से फर्क नहीं पड़ता आगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब आप फिर ये बोलो कि यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं और ए प्लस बी का स्क्वायर को मैं लिख लूं ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये बोलो। नहीं मैं मुझे जैसे हम वेक्टर एडिशन करते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही अगर एक्सपैंड करें तो कैसे एक्सपांड करोगे इसको? मतलब अंडर रूट, अगर स्क्वायर नहीं कर रहे तो ठीक है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जैसे दो वेक्टर्स है नॉट। तो वो जो ए प्लस जो आया आप लोगों का वो यही हुआ ना, मतलब पर वो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस मतलब वही ना कि हम डायरेक्टली ऐसे मैग्नीट्यूड नहीं ले सकते ना, मतलब मैग्नीट्यूड ले सकते हो, मतलब आपने ये लिया तो उसके बाद आपके ये बताना पड़ेगा इट्स वेरी ऑन बोथ द साइड। और ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब हुआ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, और ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी को करोगे तो वापस जो आप बोल लो वही आ जाएगा, है ना? स्क्वायर फिर हटा होगा तो रूट आ गया होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वही हो जाएगा, ऐसी बात है। बट आप डायरेक्टली वो स्टेप नहीं लिख पाओगे, बोर्ड में तो एटलीस्ट नहीं लिख पाओगे, फिर वो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ये आप लोग का टेक्स्ट बुक का सोल एग्जाम्पल है और बोर्ड लेवल पे काफी बार पूछते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में तो 4-5 अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, दिए हुए हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ आता है। तो उसमें से ये है, if with reference to a right-handed system of mutually perpendicular vectors mutually particular unit vectors I cap, j cap and k cap, और हमें बताइए, ठीक है? We have alpha vector is equal to 3i cap minus j cap, beta vector equal to 2i cap plus j cap minus 3k cap, ये दिया हुआ है। तो बोले कि express beta vector in the form of beta 1 vector plus beta 2 vector, express beta vector in the form of beta 1 vector plus beta 2 vector, where beta 1 is parallel to the alpha, where beta 1 vector is parallel to the alpha and beta 2 vector is perpendicular to the alpha। बीटा को आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, पर इस तरह से डिवाइड करना है कि एक वेक्टर इनडायरेक्टली आपके पास क्या हो गया, इसका मतलब समझ आया? कंपोनेंट हो गया, अलोंग द अल्फा वेक्टर हो गया, एक पर्टिकुलर वेक्टर हो गया, तो ये आपको फाइंड करना है।
है ना, कंपोनेंट नाम नहीं दिया पर बात तो उसी की हो रही है। और बीटा वन, अब एक तो कंपोनेंट का जो अप्रोच है हमारे उससे कर सकते हो, अगर उससे भी नहीं करना है तो इससे भी कर सकते हो कि बीटा वन किसको पैरेलल है, अल्फा वेक्टर को। अगर बीटा वन अगर अल्फा वेक्टर को पैरेलल है तो कल की कंडीशन या फिर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच में किसका डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच में किसका डिस्टेंस होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बीटा वेक्टर जो होगा k इंटू अल्फा वेक्टर के बराबर होगा। और मुझे ये पता है कि बीटा टू अगर अल्फा को परपेंडिकुलर तो बीटा टू डॉट अल्फा वेक्टर 0 होगा। if this vectors are perpendicular तो उनका डॉट प्रोडक्ट को क्या होना है, बीटा वेक्टर दिया हुआ था 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू बीटा वन वेक्टर इक्वल टू k इंटू अल्फा वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस j कैप प्लस बीटा टू वेक्टर जो पता नहीं है, पर बीटा टू वेक्टर ऐसा हो जाएगा, बीटा टू वेक्टर इसको अगर शिफ्ट करोगे तो इसमें से आई कैप अगर कॉमन लो तो 2 माइनस, ठीक है करेक्ट। फिर ये माइनस जे के जे के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जे के कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा 1 प्लस के माइनस 3 के। ये किसकी वैल्यू आई, बीटा टू की, इसकी वैल्यू आई बीटा टू की। उसके अंदर एक अननोन है, कौन, के, वो के ढूंढना पड़ेगा। और के कैसे ढूंढोगे, रिलेशन आप बीटा टू ये रहा, उसका अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 0। तो मैं बीटा टू और इस अल्फा का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 3 इंटू 2 माइनस 3k तो 6 माइनस 9k माइनस 1 इंटू 1 प्लस k तो माइनस 1 माइनस k, इसमें k है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, सही है। और ये बीटा टू डॉट अल्फा वेक्टर को क्या होना पड़ेगा 0, 6 माइनस 1 इज 5 माइनस 9 के माइनस के माइनस 10 के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 10 के, तो k की वैल्यू 1/2। k को अगर मैं 1/2 रख लूंगा यहाँ पर, ये आप लोगों का कौन सा वेक्टर था, बीटा वन, ये बीटा वन वेक्टर है ना, k इंटू अल्फा वेक्टर। तो k आप लोगों को पता चल तो कैसे लिखना है 1/2, तो 1/2 के साथ अल्फा वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो आपको बीटा वन मिल गया। तो बीटा टू ये रहा, उसमें k की वैल्यू पुट कर लो तो बीटा टू वेक्टर भी मिल जाएगा। इसमें मेरे हिसाब से कंपोनेंट वाला थोड़ा लेंथी होता है, उससे ठीक है कर लो, क्योंकि पैरेलल होगा तो मैं पता है कि किसका डिफरेंस होगा सिर्फ कांस्टेंट है ना, इसको कर लेते हैं। फिर बोला है कि so that the angle between two diagonals of a cube is cos inverse 1/3। हमें दो डायगोनल इसके क्यूब के दो डायगोनल के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/3 होगा, ये प्रूव करना है। पहले तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब में सारे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगा। अब क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आप लोग एक क्यूब को प्लॉट करो या क्यूबॉइड जैसा क्यूबॉइड को प्लॉट करो, पर हमेशा एक्स वाई जेड एक्सिस के पैरेलली उसके फेसिस लेके चलो, आपके लिए इजी हो जाएगा। हम लोग एक क्यूब को प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, ये आपका एक्सिस। इसी पे हम लोग एक क्यूब को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है राइट। इसके 6 फेसेस हो गए, ये एक उसके बैक में होगा है ना, विजुअलाइज करोगे तो 2 साइड होंगे और फ्रंट और टॉप और बॉटम होने वाला है। अच्छा क्यूब है तो सबका लेंथ सेम होगा, सबका लेंथ सेम होगा, तो यहाँ पर अगर नाम दे दूं मैं सबका लेंथ सेम होगा, तो फिर इस केस में अच्छा आप लोग को पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर डायगोनल्स के बीच में एंगल फाइंड करना है, डायगोनल्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। अगर मैं इसका लेंथ को अगर a यूनिट लेके चलता हूँ, अगर मैं a यूनिट लेके चलता हूँ तो फिर ये सबके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
ये जितने भी पॉइंट है इन सबके कोऑर्डिनेट सबको लेने पड़ेंगे। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0,0, b का कोऑर्डिनेट a,0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन तो z होगा ही नहीं। c 0,a,0, d yz प्लेन तो 0,a,a, e 0,0,a, f xz प्लेन a,0,a, p एक ये पॉइंट होगा जो स्पेस में जिससे तीनों लेंथ मैटर करता होगा, a, और ओरिजिन तो 0,0,0 है। सारे वर्टेक्स मिल गए। अब इसमें से आपको कोई भी एक पेयर ऑफ डायगोनल्स लेना है, राइट? वो आप कोई भी ले सकते हो, बहुत सारे डायगोनल्स निकल सकते हो। अब इसमें डायगोनल्स किसको बोलोगे, ऑपोजिट फेसिस तो ऑपोजिट वर्टाइसिस। तो पहला डायगोनल आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मुझे पहला डायगोनल एक ओपी दिख रहा है, वो जो है वो बैक फेस का नीचे का पॉइंट है और ये फ्रंट फेस का ऊपर का पॉइंट है, तो ओपी एक डायगोनल होगा। तो ओपी वेक्टर को कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो क्या हो जाएगा ai के प्लस aj के प्लस ak के। फिर एडी ले लो, ये कोई भी ले लो, जैसे मुझे एडी दिख रही है साइड, सामने की साइड का ऊपर का पॉइंट डी और ये नीचे का पॉइंट, तो ऑपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एडी भी एक वेक्टर होगा ना। तो एडी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी 0 में से अगर इसको माइनस करोगे तो माइनस ai के प्लस aj के प्लस इसके बीच का एंगल तो cos थीटा इक्वल टू OP डॉट AD डिवाइडेड बाय OP का मैग्नीट्यूड इनटू AD का मैग्नीट्यूड। OP डॉट AD इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ऑफ 3a स्क्वायर, इसका भी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो भी रूट ऑफ 3a स्क्वायर, दोनों सेम में है तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर एक माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसल a स्क्वायर बाय 3a स्क्वायर 1/3 तो cos थीटा इक्वल टू 1/3 तो थीटा इक्वल टू जो आपको प्रूव करना है। तो आप जब भी ऐसा कुछ डायग्राम बनाओगे तो आप लोग एक्स वाई जेड एक्सिस पे ड्रॉ कर लो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3 हमने प्रूव करके दे दिया। तो स्केलर प्रोडक्ट में ये जो मैंने आप लोगों को बताया उसी में से कोई ना कोई टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ए वेक्टर प्रोडक्ट। वापस नाम में वेक्टर है और क्रॉस इसलिए बोलते हैं तो हम लोग क्रॉस यूज करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ए क्रॉस बी, अब वेक्टर प्रोडक्ट है तो आपको इसके अंदर डायरेक्शन भी मैटर करेगा। A क्रॉस बी, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो ये जो A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये क्या देगा आपको मैग्नीट्यूड। अब उसका डायरेक्शन भी चाहिए होगा। अब जिस प्लेन के अंदर ये A वेक्टर और B वेक्टर आप लोग, ये A वेक्टर है ये B वेक्टर है, मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल भी होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा A क्रॉस B वो हमेशा उस पर्टिकुलर प्लेन जिसपे A वेक्टर और B वेक्टर लाई करते हैं उनके साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B जो होगा, जब आप लोग किसी का भी क्रॉस, जैसे ये आप लोग बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, तो ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, ये जो मेरा थंब दिख रहा है वो A क्रॉस B जो इस प्लेन के साथ कितना डिग्री बना रहा होगा 90 डिग्री। तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ए और बी जो भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो उनके साथ हमेशा कितना डिग्री बनाता होगा 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद दिस प्लेन। और थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो वेक्टर
जिस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो उस वेक्टर के अंदर होने वाले हर वेक्टर के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा। तो A क्रॉस B जो होगा वो A के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा और A क्रॉस B जो होगा B के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, राइट। अब अगर इस वेक्टर की बात करें तो अभी तक तो मैग्नीट्यूड मिला आपको, अब इनको डायरेक्शन भी तो चाहिए, और डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। तो हर प्लेन का एक नॉर्मल होता है, हर प्लेन का एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब ये क्या होता है, जो उस प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता है। जैसे XY प्लेन का नॉर्मल को हम अलग Z एक्सिस तो K केप, YZ प्लेन का नॉर्मल X एक्सिस तो I केप है ना, XZ प्लेन का नॉर्मल तो J केप। तो वैसे इस प्लेन का भी कोई ना कोई नॉर्मल होगा, पता नहीं क्या होगा बट होगा जरूर। तो इसको हम लोग अगर एन वेक्टर नाम देते हैं तो फिर यहाँ पर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, इससे तो आप लोगों को मैग्नीट्यूड दिया, इसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए तो वो देगा n कैप। और वो n कैप क्या है, इस प्लेन का यूनिट वेक्टर, प्लेन का यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर हमें क्या देने वाला है, डायरेक्शन। तो A क्रॉस B कैसे ढूंढोगे, A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू n। ठीक है, क्या रिलेशन इससे पता चला। फॉर्मूला इतनी कोई काम नहीं आती है, उससे ज्यादा काम आता है कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर विथ A एंड A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर विथ B। तो मुझे कभी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मुझे कभी भी एक वेक्टर से C वेक्टर जो A और B के साथ परपेंडिकुलर होगा तो मैं A क्रॉस B कर लूंगा। मुझे एक C वेक्टर चाहिए जो A के साथ भी परपेंडिकुलर है और B के साथ भी परपेंडिकुलर, तो मैं क्या कर लूंगा, A और B को क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि A और B को जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आप लोगों को जो रिजल्टेंट मिलेगा वो उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होने की वजह से उस प्लेन के अंदर होने वाले हर वेक्टर के साथ भी होगा। तो A और B के उसी प्लेन में तो उनके साथ भी परपेंडिकुलर होने वाला है। अब इसी के अंदर अगर मैं दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई करूं तो क्या होगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, सामने जब मैग्नीट्यूड अप्लाई करो तो एक ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड सिर्फ किस में लगेगा, वेक्टर में। वेक्टर कौन है, n कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर से बचेगा क्या, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। इससे आप लोगों को साइन थीटा के फॉर्मूला मिल जाती है, मतलब इससे भी आप लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हो, बट इससे ज्यादा इजी वो डॉट प्रोडक्ट है। इसलिए मैं नॉर्मल बच्चों को ये मत अप्लाई करो, सबसे आप डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करो, राइट। अब ये जो A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा मिला जो हमारे किसके बराबर है, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये जो फॉर्मूला थी उसकी जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसकी जगह पर अगर मैं रिप्लेस कर लूं इसको तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इंटू n कैप इंटू n कैप। तो n कैप इज इक्वल टू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। कब काम आएगा, आपको बोला A और B वेक्टर दे देंगे और फिर बोलेंगे जिस प्लेन पे लाई करता है ना उस प्लेन का नॉर्मल ढूंढ के आओ, तब आपको ये काम आएगा, है ना। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा और उसके, और वैसे भी मुझे पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर, तो वही है वेक्टर अपॉन उसका, ठीक है। और इसमें अगर दो वेक्टर अगर पैरेलल हुआ तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो अगर कोई भी वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो प्रूव करने के लिए और एक कंडीशन मिलेगी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट को कॉलिनियर है तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0, बट करेंगे नहीं बिकॉज इससे ज्यादा इजी है ना दो वेक्टर के बीच में कांस्टेंट का डिफरेंस बनाना। मुझे कोई दो वेक्टर देके बोले कि इस पैरेलल देके तो मैं इतना ही देख लूंगा नहीं कि दोनों वेक्टर के बीच में क्या सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है विथ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड और नेगेटिव मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड होगा तो लाइन वेक्टर से सेम डायरेक्शन है, और नेगेटिव मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा तो अनलाइन वेक्टर। तो फिर मैं यहाँ तक जाऊंगा ही नहीं, बट हाँ
जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, भाई किसी के दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो उसका मतलब क्या निकालेंगे, हम क्या बोलेंगे, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे को या तो पैरेलल होगा या तो होगा। मुझे इस पैरेललोग्राम सामने आपके सामने मैंने एक पैरेललोग्राम बना रखा है, ABCD नाम दे देता हूँ। मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। नॉर्मली पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हो आप लोग? फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम के एरिया की? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो इसकी सब सबका इसका एरिया क्या होगा? AB का लेंथ इनटू इसको नाम दे दो M, तो DM एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू AB का लेंथ इनटू DM का लेंथ। AB का लेंथ का मतलब तो हो गया A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पर DM नहीं पता अभी तक, है ना, DM अभी तक नहीं पता, बट ये एक ट्राइंगल दिख रहा था A और B के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनता ही होगा, सपोज उसको थीटा ले लिया, तो यहाँ से आपका साइन थीटा कितना होगा? TM अपॉन AD, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो व्हाट इज DM? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, DM क्या हो गया? B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अब अगर यहाँ रख देता हूँ तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड इनटू DM, DM मतलब क्या हो गया? B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, और A का मैग्नीट्यूड इनटू B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है। कि जैसे डॉट प्रोडक्ट काम आता है आपको प्रोजेक्शन और कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट आपको काम आता है एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। मुझे अगर कोई पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट वेक्टर दे दिया जाए और मुझे बोला जाए कि उस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करके दो, तो हम क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में आप डिवाइड कर सकते हो। अगर यहाँ से डायगोनल बनाओगे तो दो इक्वल एरिया, दो इक्वल ट्राइंगल बन जाएंगे, तो फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC क्या होगा? इसी का आधा कर लूंगा। अगर ABC है और अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो फिर इसका एरिया क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो दोनों कोई भी दो एडजेसेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके, अब लोग सर ये कैसे पता चलता है A क्रॉस B करने के B क्रॉस A करने क्या फर्क पड़ता है? लास्ट में तो मैग्नीट्यूड ही लेना है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। तो अदरवाइज तो फर्क पड़ता है, A क्रॉस B को B क्रॉस से नहीं लिख सकते, तो यहाँ डायरेक्शन मैटर करता है, बट यहाँ मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे इसलिए फर्क नहीं पड़ता, राइट। और मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड बाय 2 कर लेना। अच्छा, पर ये जो ये भी तो चेक करते हैं कि भाई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे कैसे आप? ठीक है, हम बात तो करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड कर लेंगे तो एरिया मिल जाएगा, बट उस केस में भी तो पता करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट किया कैसे जाएगा। तो A वेक्टर, अच्छा I ऑर्थोगोनल ट्राइड की बात करें, ऑर्थोगोनल ट्राइड में कौन कौन है? I, J और K। यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए आप कोई भी डायरेक्शन नहीं ले सकते, आप कोई भी एक ही डायरेक्शन में चलोगे, I कैप, J कैप और K कैप। तो व्हाट इज I क्रॉस I? I क्रॉस I कितना? 0। सेम वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, बट व्हाट इज I क्रॉस J? I क्रॉस J K कैप। इस अगर इससे चेक करें I क्रॉस J, तो I का मैग्नीट्यूड
1 जे का मैग्नीट्यूड 1 थीटा 90 sin 90 1 आई और जे मतलब एक्सवाई प्लेन का नॉर्मल के इसलिए आई क्रॉस जे कितना देगा के आई क्रॉस जे कितना आएगा के पर जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के क्योंकि वहां पर डायरेक्शन मैटर करता है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या इस ऑर्डर में चलोगे आई क्रॉस जे के जे क्रॉस है जे क्रॉस के करोगे तो आई और के क्रॉस आई करोगे तो जे बाकी कुछ भी अगर उल्टा करोगे तो फिर माइनस हो जाना है आपको। तो उससे अब अगर मेरे पास ए वेक्टर है a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के और बी वेक्टर है a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे तो क्या हो जाएगा a1 इंटू b2 इंटू a1 इंटू c2 का करता हूँ तो a1 c2 इंटू आई क्रॉस के ए क्रॉस आई जे के पे तो आई क्रॉस के माइनस जे के सही है। यहाँ पहुंचा b1 इंटू a2 उसके साथ जे क्रॉस आई क्रॉस जे के था तो जे क्रॉस के तो माइनस b1 इंटू a2 इंटू के जे क्रॉस जे 0 b1 c2 b1 c2 जे क्रॉस के आई के c1 पे पहुंच गया c1 इंटू a2 के क्रॉस आई जे के c1 इंटू a2 इंटू जे के उसके बाद कटअप c1 इंटू b2 के क्रॉस जे माइनस आई के तो माइनस c1 b2 इंटू आई के और के क्रॉस के तो इतना टर्म आए राइट। अब इसके अंदर अगर हम लोग सेम जैसे टर्म को अगर साथ में ले ले जैसे आई कैप को अगर साथ में लेते हैं तो आई कैप यहाँ पर है आई कैप यहाँ पर है तो दोनों से आई कैप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा b1 b2 माइनस b1 b2 फिर जे कैप को साथ में लोगे तो ये जे कैप है तो माइनस जे कैप अगर कॉमन ले लेता हूँ तो a1 c2 माइनस c1 फिर के कैप को साथ में लेता हूँ तो यहाँ से के कैप कॉमन है तो क्या बचेगा a1 b2 माइनस b1 और इसका आने का रीजन ये ऑर्थोगोनल ट्रायड की कंसेप्ट है और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिटरमिनेंट बन रहा है ना क्या बन रहा है डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे बनता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करो तो आई कैप जब लोगे तो रो और कॉलम छोड़ते हैं हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा पूरा का इसीलिए आप लोग जब फिजिक्स में यूज करते हो कि किसी का भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तब डिटरमिनेंट की हेल्प ले लेते हो तो इसलिए बिकॉज ऑफ आई क्रॉस जे के होता है जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है और उनका सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जब वो पेलोग्राम का एरिया की हम लोग बात कर रहे थे कि कभी भी दो एडजेसेंट साइड दे दिया जाए तो उसका एरिया फाइंड करना तो क्या करेंगे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना पता है अपने और उसका मैग्नीट्यूड और ट्राइंगल का फाइंड करना होगा तो वही क्रॉस प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय मतलब मैग्नीट्यूड करके डिवाइड बाय 2 करेक्ट। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कभी कि आप लोगों को पेलोग्राम के एडजेसेंट साइड नहीं दिया बट उसका डायगोनल दे दिया ये आपका ए वेक्टर है ये आपका बी वेक्टर है तो मैं पता है कि उसके दोनों डायगोनल्स जो होंगे वो क्या बनने वाला है एक ए प्लस बी बनेगा और दूसरा ए माइनस बी बनेगा एक ए प्लस बी बनता होगा दूसरा ए माइनस बी बनता होगा है ना एक वेक्टर ए प्लस बी होगा दूसरा वेक्टर ए माइनस बी होगा। अगर आप ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या मिलेगा आपको सबसे पहले ए क्रॉस ए 0 माइनस ए क्रॉस बी
प्लस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B 0। अतः माइनस A क्रॉस B को मैं B क्रॉस A लिख सकता हूँ। B क्रॉस A लिखूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो B क्रॉस A प्लस B क्रॉस A 2 टाइम B क्रॉस A 2 टाइम B क्रॉस A। और ये जो B क्रॉस A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, राइट। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD अगर मुझे चाहिए तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। और ये मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। अगर मैं D1 D2 नाम दे तो इसको D1 मेरा फर्स्ट डायगोनल है, D2 मेरा दूसरा डायगोनल है, ये D1 क्रॉस D2 मिला है। मैं यहाँ पर दोनों साइड अगर मैग्नीट्यूड अप्लाई करूं तो ये जो B क्रॉस A है उसका मैग्नीट्यूड है वो तो क्या दे रहा है आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। इस तरह का अगर इस जगह पर मैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD रख दूं तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल के टर्म में और एक फॉर्मूला मिल गई, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स और उसका मैग्नीट्यूड। अगर आपको एडजेसेंट वेक्टर दे दे तो एडजेसेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, एरिया मिलेगा। बट डायगोनल दे दे, एडजेसेंट वेक्टर पता ही नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करना, एडजेसेंट वेक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं, आप दोनों डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और उसको डिवाइड बाय 2 कर ले, उसको डिवाइड बाय 2 कर ले, ठीक है। और ये जो डायगोनल वाला कंसेप्ट है ना, जैसे ये तो पैरेललोग्राम के लिए बात होगी कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एडजेसेंट वेक्टर दे दिया जाए तो एडजेसेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा, डायगोनल दिया जाए पैरेललोग्राम का तो डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड बाय 2 कर लूंगा। बट नॉर्मल कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो, इट इज नॉट परफेक्ट पैरेललोग्राम, तो फिर आप लोग ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे। वो वाला इसलिए बना पाया बिकॉज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम की फॉर्मूला इज बेस्ड इनटू हाइट। अब नॉर्मल कोई क्वाड्रिलेटरल होगा जो पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इनकी बात नहीं हो रही जो रेगुलर शेप है, कोई भी अगर टेढ़ा मेढ़ा सा कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो आप ये वाले फॉर्मूला थोड़ी लगा पाओगे। तो उस केस में ये डायगोनल वाला कंसेप्ट तो हर एक में रहेगा बिकॉज वो क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट है। इसीलिए अगर नॉर्मल कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया जाए और अगर उसका एरिया फाइंड करना है तो आपको डायगोनल से ही करना पड़ेगा, फिर वो साइड से नहीं होगा, फिर वो आप लोग का साइड से नहीं होगा, राइट। तो उसमें फिर आप लोगों को जो साइड दे रहा था उससे आपको डायगोनल अगर नहीं पता है तो डायगोनल वो ट्रायंगुलर लॉ से निकाल लेना और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर लेना। ये पैरेललोग्राम में तो लगेगा, इनफैक्ट कोई भी क्वाड्रिलेटरल में लगेगा, एरिया ऑफ द एनी क्वाड्रिलेटरल। आपको क्लोज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल और उसका मैग्नीट्यूड या कोई भी क्वाड्रिलेटरल में लगा। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है I प्लस 4j प्लस 2k, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है 16 नंबर। बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। सी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तीन वेक्टर दिए, फिर पूछा है आपको एक डी वेक्टर निकालना। फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b, which is perpendicular to both A and B. D is perpendicular with A as well as B is perpendicular with B, and C dot D equal to 18. C dot D equal to 18. तो क्या करेंगे, फर्स्ट
A cross B. क्योंकि हमें पता है कि A और B का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट मिलता है A क्रॉस B, वो A के साथ भी पर्टिकुलर होता है, B के साथ भी होता है। ये अगर काफी सारे बच्चों को लगता है सर ये C क्यों दिया हुआ है, जब A क्रॉस B करेंगे तभी तो D मिल जाएगा, तो D नहीं मिलेगा, D नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप लोग तो आप ही तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये जो आप लोगों का A क्रॉस B होता है वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है, एकदम सही है। A क्रॉस B जो होता है वो A के साथ भी पर्टिकुलर होता है, B के साथ भी पर्टिकुलर होता है। पर ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर हो सकता है ना जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर हो, तो थोड़ी A क्रॉस B अकेला एक ऐसा वेक्टर है जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत सारे वेक्टर्स होंगे जो प्लेन के साथ, और उस प्लेन के साथ जो भी परपेंडिकुलर है सबको सब सारे के सारे वेक्टर A और B के साथ परपेंडिकुलर है। सिर्फ हाँ ये है कि D वेक्टर अगर इसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब A और B के साथ परपेंडिकुलर है, तो उनके प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। और A क्रॉस B जो उसके प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि A क्रॉस B और D जो है वो एक दूसरे को पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में से किसका डिफरेंस होगा, तो A क्रॉस B करने से डायरेक्टली D नहीं मिलेगा, बट D इक्वल टू K इंटू A क्रॉस B हो जाएगा। ये दोनों के बीच में से किसका डिफरेंस होगा, कांस्टेंट, और वो K की वैल्यू पता करने के लिए रिलेशन दिया हुआ। C डॉट D इक्वल टू 18 जो दिया वो किसके लिए दिया होगा, वो K की वैल्यू फाइंड करने के लिए। A क्रॉस B तो निकाल ही लेते हैं, A क्रॉस B कैसे निकालोगे, वही डिटर्मिनेंट I के 1 4 2 3 माइनस 2 7, राइट। तो I के साथ क्या रहेगा 28 प्लस 4 32 ना, माइनस J के साथ 7 माइनस 6 तो 1, K के साथ माइनस 2 माइनस 12 तो माइनस 14 ये क्रॉस भी हो गया। तो D वेक्टर मुझे पता चल गया, D वेक्टर क्या है K इंटू 32 I के माइनस J के माइनस 14 K के, बस K ढूंढने रख देना है। और K के लिए क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है C डॉट D इक्वल टू 18 T का D के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, T का D के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को, K तो कांस्टेंट ही और अंदर क्या रहेगा 2 इंटू 32 64 माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 56 और ये इक्वल टू 18। तो 64 माइनस 56 8 होता है ना, 8 प्लस 1 9 डिवाइड में क्या, तो K इक्वल टू K की वैल्यू 2 रख दूंगा यहाँ पर, तो D वेक्टर राइट। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो उसको पर्टिकुलर तो होगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे वेक्टर होंगे कि दोनों के बीच में ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो कांस्टेंट का डिफरेंस आता होगा, ठीक है। और अगर ऐसे दिया होता आप लोगों को कि थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कि D जो है वो A और B को जैसे ये रिलेशन दिया ही नहीं, ये रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मैं रिलेशन चेंज करूँ, ये नहीं दिया है, C पता ही नहीं, राइट। सिर्फ ये बोला गया कि D जो है वो A और B के साथ परपेंडिकुलर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, तो D वेक्टर ढूंढते हैं, तो क्या करोगे, ये जो आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड ले लें वापस। ये नहीं दिया, ऑब्वियसली ये नहीं दिया तो ये भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्शन इनटू मैग्नीट्यूड। तो यहाँ तक तो जाऊंगा ही मैं, A क्रॉस B ढूंढूंगा और D वेक्टर ढूंढूंगा, तो D वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ था, तो 6 इंटू इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पैरेलल सारे पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर ऐसा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज मोस्टली आप लोगों को मॉड्यूल जब जाओगे तब तक मिल जाएगा, तो आप लोगों को DPP1 और DPP2, DPP1 जो था वो बेसिक कंसेप्ट था, तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। DPP2 जो था वो स्केलर प्रोडक्ट है। A क्रॉस B परपेंडिकुलर से एखादी वेक्टर मध्ये जसं
સ્કેલર પ્રોડક્ટ માટે એટલે એ ડોટ એ તો અમે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે છે એને તો ડાયરેક્શન સાથે કંઈ મતલબ જ D is a butler with A, D is butler with B, and magnitude of D is given 6. तो पूछेंगे कि D वेक्टर लिखे दो। तो यहाँ तक जाऊंगा और ये पैरेलल है तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा और वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 6 था और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे